हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th इलेक्टिव की पूरक पुस्तिका हिंदी की। मैं शुरू कर रही हूँ अंतराल भाग 1। इसमें आपके पास 2 अध्याय आए हैं। इन 2 अध्यायों में आज जो हम पहला अध्याय पढ़ा रहे हैं वो है हुसैन की कहानी अपनी जुबान। यहाँ पर मशहूर पेंटर मकबूल फिदा हुसैन जी ने अपनी आत्मकथा के 2 अंशों को हम यहाँ पढ़ने वाले। मकबूल फिदा हुसैन जी के जीवन के 2 महत्वपूर्ण पड़ाव आए जब उन्होंने अपने प्रियजन यानी कि अपने दादाजी को खोया, जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे। तो किस तरीके से उनके पिताजी को उनकी चिंता हुई और उनको उन्होंने हॉस्टल में भेज दिया। ये उनका जीवन का एक पड़ाव था। तो दूसरा एक पड़ाव था जहां पर उन्होंने चित्रकारी शुरू करी। किस तरीके से इनके पिताजी ने उनका साथ दिया और ये आज आगे चल के कितने बड़े मशहूर पेंटर बने, यही सब हम देखने वाले हैं आज की इस पाठ में। ये पाठ है हमारा अंतराल भाग 1 का और पहला अध्याय है हुसैन की कहानी अपनी जुबानी। मकबूल फिदा हुसैन जी के बारे में हम लेखक परिचय के जरिए जानेंगे, फिर हम देखेंगे पाठ की रूपरेखा और फिर पाठ का सार। ठीक है, चल फटाफट शुरू कर देते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले हमारे लेखक मकबूल फिदा हुसैन। जन्म हुआ सन 1915 में, मृत्यु हुई 2011 में। आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन का जन्म महाराष्ट्र के शोलापुर में 17 सितंबर 1915 को हुआ। तो ये डेट आप याद रखना, ठीक है। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के सोलापुर, 17 सितंबर 1915। हुसैन ने अपने कलाकार जीवन का आरंभ सिनेमा होर्डिंग के पोस्टर के रूप में किया था। यानी कि उन्होंने सबसे पहले सिनेमा जगत के जो पोस्टर्स होते हैं ना, विज्ञापन पोस्टर्स, उनके जरिए इन्होंने अपनी पेंटिंग शुरू की थी। और बाद में ये स्वयं कई फिल्मों के निर्माण से भी जुड़े। इन्होंने फिल्म भी कई बनाई। हमेशा चर्चा और विवादों में बने रहने वाले हुसैन ने ललित कला अकादमी की प्रथम राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार पाया। उन्हें 1966 में पद्मश्री, वर्ष 1973 में पद्म भूषण और वर्ष 1991 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। देखिए उन्हें कितने जो है पुरस्कार मिले। हुसैन ने वर्ष 1967 में यूथ द आइज ऑफ अ पेंटर नामक वृत्त चित्र बनाया, जो बर्लिन में पुरस्कृत हुआ। उन्होंने कई श्रृंखलाओं में चित्र बनाए। हुसैन ने युवा कलाकारों के लिए कला का एक नया और विशाल बाजार खड़ा किया। तो ये थे हमारे मकबूल फिदा हुसैन। यही नहीं, उन्होंने 2 हिंदी फिल्मों यानी कि गजगामनी एवं मीनाक्षी द ट्रेल ऑफ श्री ई सिटीज का निर्माण भी किया। अंतरराष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स ने इन्हें द पिकासो ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी, जो पेंटिंग्स में उनके महत्व को दर्शाती है। अपने करियर के अंतिम दिनों में अपने चित्रों के कारण उन्हें भारत के विभिन्न धार्मिक संगठनों की आलोचना का शिकार होना पड़ा, जिससे उन्हें भारत छोड़कर कतर की नागरिकता लेनी पड़ी। 9 जून 2011 को 95 वर्ष की आयु में लंदन के रॉयल बाम्पटन हॉस्पिटल में इनका निधन। तो ये थे मकबूल फिदा हुसैन जी, उनका जीवन परिचय। लेकिन अब उनके जीवन के 2 महत्वपूर्ण अंगों को जाने उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस पूरे पाठ में हम देखने क्या वाले। चलिए देखिए क्या है। मकबूल फिदा हुसैन की आत्मकथा हुसैन की कहानी अपनी जुबानी का एक अंश है। बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल उनके विद्यालय जीवन से जुड़ा है। बड़ौदा का वह स्कूल जहां हुसैन की चित्रकारी के अंकुर फूटा। ये इनके जीवन का बहुत बड़ा पड़ाव था, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल। भाई ये 2 अंशों में है आपके पास में, ध्यान रखिएगा। आज पूरी दुनिया का गर्व बना हुआ है। दूसरा अंश है रानीपुर बाजार, जहां पर ये अपने चाचा की दुकान पर बैठकर चित्रकारी किया करते थे, जहां हुसैन को व्यापार की ओर मोड़ा जा रहा था, किंतु उनकी चित्रकारी का जादू अपनी ही राह तलाशता रहा और अंततः पिताजी की रोशन ख्याली ने उन्हें एक महान चित्रकार बना दिया। इस आत्मकथा के माध्यम से लेखक का उद्देश्य यह बतलाना है कि यदि प्रतिभावान बच्चों को विकास का सही अवसर और सही दिशा मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। तो यहाँ पर हम 2 अंश पढ़ने वाले हैं, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल और रानीपुर बाजार, जो इनकी पेंटिंग को किस तरीके से डेवलप करता है, ये सारी चीजें बताएगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल।
मकबूल को बोर्डिंग स्कूल भेजने का उद्देश्य, आखिर उन्हें क्यों बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, ये एक सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या है? मकबूल यानी कि हमारे लेखक को अपने दादा से बहुत प्रेम व लगाव था, बहुत ज्यादा वो प्रेम और लगाव रखता था। दादाजी का देहांत हो जाने के पश्चात वह उनकी याद में डूबा रहता था। अब भाई देहांत हो गया है, उसके बाद भी वो उन्हीं में डूबे रहे तो मतलब कहीं ना कहीं परिवार वालों को चिंता होने लगती है, और वही हुआ। दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता, सोता भी था तो दादा के बिस्तर पर, और वही भूरी अचकन ओढ़े जैसे दादाजी के बगल में सोया हुआ। यानी कि दादाजी के जाने के बाद भी वो दादाजी के साथ ही बने रहते थे। वह किसी से ना तो बातचीत करता, ना ही उनका अन्य किसी कार्य में मन लगता था। मकबूल के पिता से यह सब देखा नहीं जा रहा था। वह बालक मकबूल का परिवेश बदलना चाहते थे, जिससे उनका गुमसुम रहना समाप्त हो जाए और वह अपने वास्तविक जीवन में पुनः लौट आए। पिताजी ने उसे बड़ौदा के एक ऐसे स्कूल में भेजने का निर्णय लिया जहां छात्रावास में रहने सहने की सुविधा उपलब्ध थी। भाई अब इस माहौल से निकालना जरूरी था, नहीं तो बच्चा डिप्रेस हो सकता था। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको हम बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। तो कहाँ भेजा? बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में, जहां रहने और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। पिताजी ने उनके चाचा को हुक्म देते हुए कहा, इसे बड़ौदा छोड़ाओ, वहां लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा। पढ़ाई के साथ महजबी तालीम, रोजा, नमाज, अच्छे आचरण व 40 सबक, पाकीज़गी के 12 तरीके सीख जाएगा। यानी कि ऐसी जगह जहां पर वो अच्छी तरीके से अपने धर्म की ये चीजों को भी सीखेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे। फिर आते हैं बड़ौदा शहर तथा बोर्डिंग स्कूल। क्या था? बड़ौदा साफ सुथरा शहर है, जहां हिज हाईनेस की 5 धातुओं से बनी घोड़े पर सवार मूर्ति। हिज हाईनेस यानी कि कौन हुई? आपकी एलिजाबेथ, ठीक है। मकबूल को महाराजा सियाजी राव के इसी आकर्षक शहर से सुलेमानी जमात के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला कराया गया। इस स्कूल का संचालन व कार्यभार संभालने का काम नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी गुजरात के मशहूर आर के तिलहाल की ख्याति वाले GM हकीम अब्बास तैयाजी करते थे। तो ये कौन थे? जो गांधी जी के सहायक थे। गांधी जी के प्रभाव के कारण छात्रों के मुंडे सिर पर गांधी टोपी और बदन यानी कि शरीर पर कुर्ता पैजामा पहनाना अनिवार्य था। अब गांधी जी के अनुयायी का ही स्कूल है तो उन्हीं की तरह रहन सहन होता था। सर मुंडे होने चाहिए जैसे गांधी जी का था, सर पर गांधी टोपी होनी चाहिए और कुर्ता पैजामा पहना, ये वहां की ड्रेस। बोर्डिंग स्कूल के अध्यापक व अन्य कर्मचारीगण। इस स्कूल में मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान कुरान और उर्दू साहित्य की शिक्षा देते थे। केशवलाल गुजराती भाषा आ वर्ग के शिक्षक थे। भाषा मतलब दूसरी भाषा भी सिखाई जाती थी। मेजर अब्दुल्ला पठान स्काउट मास्टर और गुलजमा खान बैंड मास्टर थे। बाबरजी गुलाम की रोटियां तथा बीबी नरगिस का सालन गोश्त भी लेखक की स्मृति में बसा हुआ था। अब बोर्डिंग स्कूल में जो लोग जो पढ़ा रहे थे, जो खिला रहे थे, वो उनके दिलो दिमाग में बसा हुआ था, उन्हें इतना अच्छा लग रहा था। मकबूल की मित्र मंडली। अब वहां पर मकबूल के कुछ फ्रेंड बने, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन थे। मकबूल को जिस बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया वहां उसकी दोस्ती 6 लड़कों से होती है। कितने? 6 लड़कों से। आगे चलकर उसके उन्हीं दोस्तों में से मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली, जो ढबोई का अत्तर यानी इत्र व्यापारी बना। अरशद सियाजी रेडियो की आवाज, तो हामिद कंवर हुसैन कराची जा पहुंचा। तो अब देखिए रेडियो की आवाज मतलब रेडियो जॉकी। उनके जो एक फ्रेंड थे हामिद कंवर हुसैन, वो कहाँ गए? कराची चले गए। अब्बास जी अहमद मोती की तलाश में कुवैत जा पहुंचा। वो कहाँ रहने लगे? कुवैत में। अब्बास अली फिदा बंबई पहुंच मस्जिद के मेंबर बन गए। अपने अपने कार्य क्षेत्र में अलग अलग होते हुए भी लेखक मकबूल की स्मृतियों में सभी दोस्त बसे हुए थे। इनके सारे दोस्त ऐसा नहीं थे कि सब अलग अलग कार्य क्षेत्र में गए, लेकिन हमेशा वो मकबूल के दिलो दिमाग पर रहे। मात्र 2 वर्ष की मित्रता जीवन भर दिल की निकटता बनी रही, अर्थात कभी दिल से दूर नहीं। सिर्फ 2 वर्ष वो बोर्डिंग स्कूल में रहे, लेकिन तब भी इनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। फोटो खिंचवाने का शौक।
अब क्या था, लेखक मदरसे के सालाना जलसे का वर्णन करते हुए कहता है कि यहाँ सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप फोटोग्राफ खींचा जाता था, जो मतलब जो अच्छे टीचर्स होते थे। वे लड़कों की भीड़ में खड़े मौके की तलाश में थे, जैसे कि लुकमानी ने फोकस जमाया हो और रेडी कहा, वे दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़े हो गए। इस तरह उस्तादों की बिना इजाजत उन्होंने अपनी बहुत सी तस्वीरें खिंचवाई, यानी कि जब टीचर्स नहीं भी चाहते थे तो इधर से उधर करके उन्होंने बहुत सारी फोटो खिंचवाई। तो इस तरीके से वो फोटो खिंचवाने का शौक रखते थे, भाई होता है, भाई नया नया शौक होता है, तो वो चीज उन्होंने रखी और आगे चीज उन्होंने की भी कंटिन्यू। फिर आते हैं मकबूल की प्रतिभा उजागर होना। अब जैसे मकबूल की प्रतिभा क्या थी, वो उनकी पेंटिंग, ये चीज का हुनर अभी तक इनको भी नहीं पता था कि मेरे अंदर ये हुनर है। अब ये कैसे बाहर आया, ये देखिए। मकबूल अपने विद्यालय में की जाने वाली गतिविधियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक्टिविटीज, गतिविधियां मतलब जैसे आप लोगों के स्कूल्स में भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ना, वैसे उनके स्कूल में भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी। तो कहते हैं कि मैंने हाई जंप में प्रथम स्थान पाया, लेकिन दौड़ में फिसड्डी साबित हुआ। हाई जंप में तो जीत गए, क्योंकि भाई ये लंबे थे तो हाई जंप तो अच्छा, लेकिन भाई वो दौड़ नहीं पाए, मतलब दौड़े भी तो जीत नहीं पाए। एक दिन मोहम्मद अतर यानी कि ड्राइंग मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पर एक बहुत बड़ी चिड़िया का चित्र बनाया, ठीक है, और सभी लड़कों से कहा अपनी अपनी स्लेट पर इसकी नकल करो। पहले आजकल तुझे स्केचबुक और पेंसिल दे देते, नहीं, पहले स्लेट मिलती थी और चौक से उसे अपनी स्लेट पर उतारना होता था। मकबूल ने हूबहू वैसी ही चिड़िया अपने स्लेट पर बनाई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ब्लैक बोर्ड से चिड़िया उड़कर स्लेट पर आ गई। तो पहली बार इन्होंने भी देखा कि भाई मेरे अंदर ये हुनर है। इसी प्रकार गांधी जयंती के अवसर पर कक्षा आरंभ होने से पूर्व मकबूल ने गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बनाया था। अब्बास तैयब जी इस चित्र को जीवंतता को देखकर प्रसन्न हो गए। तो मतलब ये वो मौके थे कि जब हुसैन को भी ये चीज समझ में आई कि उनके अंदर ये हुनर है, और टीचर्स को तो ये चीज दिख ही रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत वाहवाही भी मिली। तो बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल का ये वो समय था जब इन्होंने बहुत अच्छे से वो समय बिताया, जो ताउम्र उनको साथ रहा, और साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चला कि उनके अंदर ये चित्रकारी का हुनर है। चलिए अब आ जाते हैं, चित्रकारी का हुनर तो पता चल गया, चित्रकारी भी ये करने लगे, लेकिन भाई घर वालों के यहाँ व्यापार था तो उन्होंने कहीं ना कहीं इनका जो रुख है वो व्यापार की तरफ मोड़ना चाहा। अब इनके चाचा जी की दुकान थी रानीपुर बाजार में, जहां पर इनको बैठाया जाने लगा। तो चलिए देखते हैं इसी कहानी का अगला अंश, रानीपुर बाजार। मकबूल की ड्राइंग व पेंटिंग के प्रति अभिरुचि, ये तो सभी को पता चल गया था कि अब उनको भी धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा था, तो भाई इतना अच्छा बनाने लगे थे। रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली जो पहलवानी करते थे को उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवाई। जब मकबूल की छुट्टी होती तो उन्हें भी दुकान पर बैठने के लिए भेजा जाता, क्योंकि भाई पुश्तैनी काम में संभालना तो पड़ेगा ही, ताकि वह बिजनेस के गुण सीख ले। किंतु वह दुकान पर बैठे बैठे भी स्केच बनाते रहते थे। अब घर वाले चाहते थे कि भाई व्यापार में दिल लगे, लेकिन वहां पे भी बैठकर ये स्केच बनाते रहते थे। जनरल स्टोर के सामने से रोज गुजरने वाली मेहतरानी कौन होती है, जो झाड़ू वगैरह लगाती है, वो गेहूं की बोरी उठाने वाले मजदूर की पेंच वाली पगड़ी का, अब टोपी में क्या होता है, पेंच वाली पगड़ी होती ना, वो पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे का निशान का बुर्का पहने औरत और बकरी के बच्चे आदि का भी स्केच उन्होंने बनाया। तो मतलब रानीपुर बाजार के सामने से जितने लोग गुजरते उनका चित्र ये बखूबी बना दिया करते थे। जनरल स्टोर के ठीक से ना चलने पर कपड़े की दुकान खुलाई गई। अब चाचा जी की दुकान नहीं चली तो फिर कपड़े की दुकान खुलवाई गई। जब कपड़े की दुकान भी नहीं चली तो तोपखाना रोड पर एक आलीशान रेस्तरां खुला दिया गया। मकबूल इन सभी स्थानों पर आकर बैठा तो करते थे, लेकिन उनका सारा जोर ड्राइंग और पेंटिंग पे रहता था। तो धीरे धीरे करके व्यापार तो बदल रहा था, लेकिन मकबूल हर जगह बैठते और हर जगह बैठकर वो सिर्फ पेंटिंग ही करते रहे। पहली ऑयल पेंटिंग तथा उसका परिणाम। पहली ऑयल पेंटिंग उन्होंने किस तरीके से बनाई और उसका क्या परिणाम निकला। एक दिन दुकान के सामने से फिल्मी विज्ञापन का तांगा गुजरा। तो पहले क्या होता था ना, विज्ञापन
जो जैसे आजकल है कि हम लोग ट्रेलर वगैरह देखते हैं ना, तो पहले क्या होता था, एक रिक्शा लिया जाता था, उस पर पोस्टर लगा दिया जाता था और एक बंदा जो है माइक लेकर बैठ जाता था। इस तरीके से प्रमोशन होते थे मूवीज के। तो एक दिन ऐसे ही तांगा निकला। मकबूल ने सोचा कि उस विज्ञापन की ऑयल पेंटिंग बनानी चाहिए। पिताजी तो उन्हें व्यापारी बनाने के सपने देख रहे थे, भला वे रंग क्यों दिलाते। अब ऑयल पेंटिंग करने के लिए ऑयल कलर्स चाहिए। अब पिताजी से कह नहीं सकते थे, क्योंकि पिताजी तो चाहते थे कि वो बिजनेसमैन बने, तो पिताजी कलर क्यों दिलाएंगे। इस फिल्मी विज्ञापन के पोस्टर ने मकबूल को इस कदर प्रेरित किया कि उसने स्कूल की अपनी 2 किताबें बेचकर ऑयल करके 2 ट्यूब खरीद ली। मतलब अब वो बनाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा मुझे तो बनाना है, तो उन्होंने अपनी स्कूल की ही 2 किताबें बेच दी और ऑयल कलर्स खरीद लिए। पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। जब चाचा ने उस पेंटिंग को देखा तो वो बहुत क्रोधित, बहुत गुस्सा हुए। लेकिन मकबूल के पिताजी उस पेंटिंग को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मकबूल को गले लगा लिया। चाचा तो गुस्सा हुए, क्योंकि चाचा तो चाह रहे थे कि भाई वो व्यापार सीख ले, लेकिन वो तो पेंटिंग में लगा था। लेकिन पिताजी उसके हुनर को देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि भाई इतनी जीवंत पेंटिंग बनाई जा सकती है। मकबूल की बेंद्रे साहब से भेंट। अब चूंकि कहते हैं ना कि भाई हुनर तो आपके अंदर हो, मगर निखारने वाला व्यक्ति भी चाहिए, तो ऐसे ही एक बेंद्रे साहब थे जिनसे उनकी मुलाकात हुई। जिस समय मकबूल इंदौर सराफा बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहे थे, एक बार ऐसे खड़े होकर लैंडस्केप बना रहे थे, वहीं बेंद्रे साहब की ऑन स्पॉट पेंटिंग करते मिले। मतलब ऑन स्पॉट पेंटिंग तो आप लोग जानते हैं, खड़े रहिए और तुरंत का तुरंत पेंट, तो वहां पे मिले। मकबूल उनकी पेंटिंग की तकनीक से काफी प्रभावित हुए और इस मुलाकात के कारण ही मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंटिंग करने जाया करते थे। तो ये जो लैंडस्केप पेंटिंग है ना, वो बेंद्रे साहब की देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। कहते हैं ना भाई हुनरमंद व्यक्ति है तो उससे सीखने में क्या जाता है, तो बेंद्रे की पेंटिंग देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें इन व्यक्ति से सीखना चाहिए, इसलिए अक्सर वो बेंद्रे साहब के साथ जाकर लैंडस्केप पेंटिंग बनाने लगे। मॉडर्न आर्ट का पहला क्रांतिकारी कदम। अब मॉडर्न आर्ट अभी तक भारत में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, जिसे इंट्रोड्यूस कराने का काम खुद मकबूल फिदा हुसैन जी ने ही किया। वर्ष 1933 में बेंद्रे ने कैनवस पर एक बड़ी सी पेंटिंग घर में पेंट करना आरंभ किया। इस पेंटिंग का नाम बैग बॉन्ड था। इस पेंटिंग पर बेंद्रे की बंबई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल दिया। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह पहला क्रांतिकारी कदम था। इस प्रकार कुछ अरसे बाद बेंद्रे बड़ौदा पहुंचकर फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के डीन भी बने। समझ में आया? तो बेंद्रे साहब कौन थे भाई? वो ही थे जिन्होंने मॉडर्न आर्ट को इंट्रोड्यूस किया भारत में, और आगे चल के वो बड़ौदा के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के डीन भी बने। मकबूल के घर बेंद्रे, क्या हुआ? बेंद्रे इनके डीन बनने के बाद भी मकबूल उनके पास जाते रहे और एक दिन बेंद्रे को अपने घर बुलाकर अपने अब्बा से मिलवाया, पिताजी से मिलवाया। बेंद्रे ने अब्बा से मकबूल के काम पर बात की, जिसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन अब्बा ने बंबई से विंसन न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगाकर ऑर्डर दिए। तो बेंद्रे ने इस हद तक मकबूल के हुनर की तारीफ करी कि पिताजी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बॉम्बे से ऑयल पेंटिंग और कैनवस उन्हें मंगाकर दिया कि नहीं बेटा, तुम्हारा हुनर इसमें है, तुम इसी राह पर जाओ। पिताजी की स्वच्छंदवादिता सोच। जब आज मकबूल को इस बात पर आश्चर्य होता है कि उनके पिता ने मौलवियों के पड़ोस में रहकर भी अपने पुत्र को चित्रकला के लिए प्रोत्साहित किया। कहते हैं ना कि हमारे आसपास का जो माहौल हो वो कहीं ना कहीं हम पर असर डालता है, लेकिन इसका असर जो है वो मकबूल के पिताजी पर नहीं पड़ा। उन्होंने बच्चे की खुशी और उसके हुनर को देखा और उसी को प्रोत्साहित किया। जबकि ये आर्ट तो राजे महाराजाओं के लिए सीमित थी उस समय ये सारी चीजें, जैसे आजकल पेंटिंग्स इतना ट्रेंडिंग है, लेकिन नहीं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। राजा महाराजाओं के शौक हुआ करते थे। मकबूल के अब्बा ने ना जाने कैसे 50 साल दूरी को पाटते हुए बेंद्रे की सलाह पर सभी प्रतिबंधों को तोड़ते हुए अपने बेटे को जीवन में रंग भरने की स्वीकृति दे दी। अर्थात उन्होंने उस समय के प्रेजेंट माहौल को देखते हुए नहीं, आज से 50 साल बाद क्या माहौल होगा उसको जानते परखते हुए अपने बेटे को बेंद्रे साहब की सलाह पर पेंटर बनने की आजादी दे दी कि बेटा तुम्हारी इसमें खुशी है, तुम बन। तो ये थे हमारे मकबूल फिदा हुसैन, जिन्होंने यहाँ पर हमको अपने जीवन के 2 अंशों से परिचित कराया। बहुत ही अच्छे अंश थे, हमने उनके बारे में जाना समझा।
पढ़ा। ठीक है, तो ये पार्ट तो यहाँ खत्म हुआ, लेकिन अभी हमारी इस बुक का एक चैप्टर और बाकी है जिसे हम लेकर जल्द ही प्रस्तुत होंगे। लेकिन फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, और हाँ, फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि आगे आपको जो भी नोट्स मिलने हैं वो इसी टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।